यस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये एनसीईआरटी चैप्टर व्यू है ये। तो ध्यान से समझिए इसको। बहुत बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि एनसीईआरटी बुक में से इसको हमें कैसे करना है। चलिए, तो हमें टॉपिक जो पढ़ने हैं वो है द डीएनए, द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, आरएनए वर्ल्ड, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड। ये देखिए टॉपिक यहाँ लिखा हुआ मेंशन है सारे एनसीईआरटी के अंदर। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये स्मॉल व्यू दे रही हूँ मैं सभी आपको सभी टॉपिक्स का। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस पेज के ऊपर। आप देखिए एनसीईआरटी बुक के अंदर थोड़ा इनलार्ज कर लेते हैं इसको। DNA and ribonucleic acid. These are the two types of nucleic acid that found in the living system. देखिए ये लिखा, ये आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये दो टाइप के क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो कहाँ मिलते हैं, लिविंग सिस्टम के अंदर मिलते हैं। चलिए, तो ये दोनों जेनेटिक मटेरियल है जो हमें इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंदर। चलिए, अब बात करते हैं यहाँ से हम द डीएनए की। डीएनए जो होता है, होता क्या है बेसिकली, ये डीएनए लॉन्ग पॉलीमर होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, इट इज़ अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ द डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। लेंथ जो होती है डीएनए की वो क्या करती है, वेरी करती है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग है। जैसे बैक्टीरियोफेज की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ लिखा हुआ है बैक्टीरियोफेज 5 × 174। इसमें न्यूक्लियोटाइड्स कितने होते हैं, 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। बैक्टीरियोफेज लैम्डा में 48502 होते हैं। इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर्स होते हैं। ह्यूमन का जो कंटेंट होता है वो 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं। चलिए, नेक्स्ट देखिए स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर हम बात करते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर ये एक ऐसा टॉपिक है जो इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए कैसे, ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। कौन कौन से होते हैं, देखिए 3 कंपोनेंट्स जो होते हैं हम उसकी बात करते हैं। तो 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं यहाँ पर हम बात करेंगे। देखिए, एक होता है राइबोज। डीऑक्सीराइबोज शुगर जो होती है वो तो डीएनए में होती ही है। नाइट्रोजनस बेस होता है, पेंटोज शुगर होती है। इसके अलावा फॉस्फेट यहाँ पर ग्रुप होता है। देखिए ये तीनों चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। फर्स्ट मैंने आपको बताया नाइट्रोजनस बेस होता है, सेकंड पेंटोज शुगर होती है, थर्ड इज़ अ फॉस्फेट ग्रुप होता है। कौन कौन से प्यूरिन एंड पायरिमिडिन्स होते हैं यहाँ पर। प्यूरिन्स जो होते हैं वो एडेनिन एंड ग्वायनिन है, देख सकते हैं आप। पायरिमिडिन की बात करें तो साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन होता है। इसके अलावा यूरेसिल जो प्रेजेंट होता है वो आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। किसकी जगह पर होता है, थाइमिन की जगह पर होता है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे नाइट्रोजनस जो बेस होता है वो लिंक्ड होता है पेंटो शुगर के थ्रू। उसमें लिंकेज जो होती है वो होती है एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज टू फॉर्म द न्यूक्लियोसाइड। जैसे कि हम बात करेंगे अभी नीचे, देखिए डायग्राम से हम समझते हैं इसको। ये देखिए ये डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर, तो मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पर कौन कौन से बेस पेयर्स होते हैं, कौन कौन से लिंकेजेस होते हैं। देखिए ये इन दोनों के बीच में जो एक तो ये देखिए फॉस्फेट है, यहाँ पे 5' पे फॉस्फेट है और यहाँ पर प्रेजेंट होती है पेंटोज शुगर। ये जो लिंकेज है देख सकते हैं आप यहाँ पे होती है ये डाइएस्टर लिंकेज, यानी कि 3-5- फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज। ठीक है, फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज प्रेजेंट होती है यहाँ पर। अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए ये वाला, ये जो बेस होता है ये होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। ये एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है ये। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में ऊपर यहाँ पर आप 5' के ऊपर फॉस्फेट देख सकते हैं, यहाँ पर OH देख सकते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है यहाँ पर प्रेजेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए जो आरएनए होता है न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू जो होता है एडिशनल, OH ग्रुप यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। OH देख सकते हैं आप यहाँ पे, देखिए OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये OH इज प्रेजेंट एट द 2' पोजिशन ऑफ द राइबोज। अब बात करते हैं डीएनए जो होता है वो एक एसिडिक सब्सटेंस होता है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। फ्रेडरिक जो है मिस्टर ने इसको डिस्क्राइब किया था। डबल हेलिकल मॉडल जो था वो किसने दिया था, म्यूरिस विल्किंस एंड रोजालिन फ्रैंकलिन ने एक्सरे डायफ्रैक्शन डाटा को प्रूव करके इन्होंने बता दिया था 1953 के अंदर। और जो ये पूरा जो कह सकते हैं आप इसको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, वॉटसन एंड क्रिक ने यहाँ पर दिया था। इरविन चारगव जो थे एक साइंटिस्ट रहे हैं। एडेनिन, थाइमिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन यहाँ पर क्या होते हैं,
देखिए ए के बीच में इस तरह से बॉन्डिंग होती है, सी के बीच में और जी के बीच में यहाँ पर बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। अब देखिए कुछ फीचर्स की बात करते हैं। डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर है उसमें फीचर्स कौन कौन से हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ द 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन वेयर द बैकबोन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द शुगर फॉस्फेट। तो देखिए फर्स्ट जो पॉइंट है इसका वो है, इट इज़ मेड अप ऑफ द 2 polynucleotide chains and where the backbone is constituted by the sugar phosphate and the base is the project inside। सेकेंड पॉइंट जो आता है इसकी जो पोलैरिटी होती है 5' से 3' 3' से 5', यानी हम इसमें पोलैरिटी पढ़ते हैं तो एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। और एडेनिन थर्ड पॉइंट आता है, एडेनिन फॉर्म करता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विद थाइमिन अपोजिट जो होते हैं स्ट्रैंड पे, और ग्वाइनिन जो बॉन्ड होता है वो साइटोसिन से 3 जो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इसमें होते हैं। ये मैं आपको पहले करा चुकी हूँ। नेक्स्ट 2 चेन्स जो होती है वो कॉइल्ड राइट हैंडेड फैशन में होती है। ये अगर पिच की बात करें तो कितना होता है इसका 3.4 नैनोमीटर के करीब होता है। अगर हम पिच की यहाँ पर बात करें तो देखिए 3.4 नैनोमीटर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रफली इसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं बेस पेयर जो होते हैं वो 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट थिंग जो इंपॉर्टेंट है, देखिए डबल स्टैंडर्ड यहाँ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनी हुई है, यहाँ आप देख सकते हैं, इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए चरगफ रूल के अकॉर्डिंग जो है एडेनिन जितना होगा उतना थाइमिन होगा, जितना ग्वाइनिन है उतना ही क्या होगा साइटोसिन होगा। लास्ट जो इसका पॉइंट आता है सेकेंड फीचर का, वो प्लेन ऑफ द 1 बेस पेयर स्टैक्स विद ईच अदर इन द डबल हेलिक्स, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। अगला आता है यहाँ पे सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा देखिए यहाँ पे एक स्पेशल वीडियो मैंने यहाँ पे बना रखी है आपके लिए। डीएनए जो होता है रेप्लिकेशन करके ये पासेस करता है अपनी इन्फॉर्मेशन एमआरएनए देन टू द प्रोटीन। ये जो स्टेप होता है इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, इस स्टेप को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ये सेंट्रल डोगमा कहलाता है। नेक्स्ट थिंग जो इंपॉर्टेंट है, पैकेजिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स। पैकेजिंग की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोसोम यहाँ पर देखिए मॉडल है। न्यूक्लियोसोम मॉडल के अंदर आप देख सकते हैं कि ऑक्टामेरिक फॉर्म के अंदर है, हिस्टोन ऑक्टामर है। H1 यहाँ पे हिस्टोन है जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके चारों तरफ जो है वो क्या है, डीएनए प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर है ये। हिस्टोन जो होता है उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, हिस्टोन के अंदर होते हैं लाइसिन एंड आर्जिनिन। देखिए यहाँ पर मेंशन है लाइसिन एंड आर्जिन। इट इज़ रिच इन द बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन एंड द आर्जिनिन। हिस्टोन ऑक्टामर होता है ये। लगभग जो न्यूक्लियोसोम की अगर हम बात करें तो क्या है, ये न्यूट्रल चार्ज होता है क्योंकि डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, हिस्टोन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। कितने बेस पेयर होते हैं, 200 बेस पेयर्स होते हैं इसके अंदर। कौन सा मॉडल कहते हैं, बीट्सॉन स्ट्रिंग मॉडल कहते हैं इसको हमेशा। तो इसके अंदर ये आप ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट थिंग इसके बाद हम बात करते हैं कुछ जो है इसके अंदर पैकेजिंग के अंदर कुछ नॉन हिस्टोनिक क्रोमोसोमल प्रोटीन्स होते हैं जिसको हम एनएससी प्रोटीन भी कहते हैं। यूक्रोमेटिन पार्ट होता है, हिट्रोक्रोमेटिन पार्ट होता है। यूक्रोमेटिन लूजली पैक्ड होता है, हिट्रोक्रोमेटिन डेंसली पैक्ड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं 6.2 सर्च ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। ग्रिफिथ ने इसको जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था, ग्रिफिथ के बारे में हम बात करते हैं। ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल उन्होंने किसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया था, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के ऊपर किया था। ये बैक्टीरिया होता है, इन्होंने क्या लिया था, माइस के ऊपर इसको इंजेक्ट किया था। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया कॉज करता है। 2 स्ट्रेन होते हैं, एक एस स्ट्रेन होता है, एक आर स्ट्रेन होता है। रफ स्ट्रेन, स्मूथ स्ट्रेन। स्मूथ जो होता है स्ट्रेन वो क्या होता है, डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल, डाई के लिए रिस्पॉन्सिबल। क्यों, क्योंकि ये कोटेड होता है। रफ वाला नॉन कोटेड होता है, ये वर्मुलेंट नहीं होता है, नॉन वर्मुलेंट होता है, ये वर्मुलेंट होता है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस के अंदर। देखिए यहाँ पे ये सारे स्टेप दिख रहे हैं। तो किस तरह से किया, एस स्ट्रेन को यहाँ पर इन्होंने इंजेक्ट किया है और इंजेक्ट करने के बाद माइस के अंदर इसको इंजेक्ट किया। माइस क्या हो गया, यहाँ पर डाई हो गया है। देखिए आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया, माइस लाइव रह गया। एस स्ट्रेन लेकिन हीट किल्ड कर दिया, तब भी क्या हो गया, लाइव रह गया। लेकिन उसके बाद जब लास्ट में उन्होंने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया, आर को भी और एस को भी, दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो यहाँ पर उन्होंने सोचा कि यहाँ पर लाइव आना चाहिए रिजल्ट, क्योंकि आर स्ट्रेन और हीट किल्ड का दोनों का रिजल्ट क्या था, लाइव था। बट यहाँ पर माइस क्या हो गया, डाई हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि आर स्ट्रेन क्या हो गया, वर्मुलेंट में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि जैसे ही इसको आर स्ट्रेन और आर स्ट्रेन को मिक्स किया तो क्या हो गया, डीएनए का मिक्सचर हो गया, और डीएनए मिक्स होते ही क्या हो गया, आर स्ट्रेन एस के अंदर कन्वर्ट हो गया, और इससे क्या हो गई, माइस की डेथ हो गई।
तो ये यहाँ पर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बता रहा है। बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल 3 साइंटिस्ट थे जो थे ऑसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैकलॉयड एंड द मैकार्टी। ये 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसका बायोकेमिकल प्रूफ दिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद हम जेनेटिक मटेरियल जिसको प्रूफ किया था हर्शी एंड मार्था चेस ने 1952 के अंदर। देखिए यहाँ साइंटिस्ट का नाम आप याद रखें, हर्शी एंड चेस ने, ठीक है, 1952 में किया था। क्या एक्सपेरिमेंट था ये देखिए, डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पर हम, ये देखिए ये डायग्राम है। यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने क्या लिया, बैक्टीरियोफेज लिया, यहाँ देखिए बैक्टीरियोफेज है, लेकिन यहाँ पर S35 जो लेबल्ड था प्रोटीन कैप्सूल उसको लिया, और यहाँ पर था रेडियो एक्टिव P32, दोनों ही क्या थे, ये रेडियो एक्टिव थे। बट जैसा हम जानते हैं कि फॉस्फोरस जो होता है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है, सल्फ़र किस में प्रेजेंट होता है, सल्फ़र प्रेजेंट होता है प्रोटीन के अंदर। अब इसको क्या किया, इकोलाई पे सबसे पहले क्या करा दिया, इन्फेक्ट करा दिया। देखिए आप देख सकते हैं इन्फेक्शन हो गया, ब्लेंडिंग हो गया, सेंट्रीफिकेशन कर दिया। अब रिजल्ट में क्या आया, यहाँ देखिए रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कोई भी रेडियो एक्टिव जो है सेल्स के अंदर नहीं मिला, लेकिन रेडियो एक्टिव कहाँ मिला, सुपरनेटेंट यानी कि यहाँ पर S35 मिला, क्योंकि ये प्रोटीन के अंदर होता है। अगर ये डीएनए अगर ट्रांसफॉर्मिंग है, इसका मतलब ये सेल में होना चाहिए था, जो कि कौन सा मिला, P32 जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर कोई भी रेडियो एक्टिव सुपरनेटेंट के अंदर नहीं मिला था। तो ये प्रूफ करता है कि डीएनए क्या होता है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो क्या है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें डीएनए वर्सेस आरएनए, बहुत सारे डिफरेंस है इसके, आप इसको कर सकते हैं आराम से। चलिए आरएनए वर्ल्ड की बात करें तो आरएनए वर्ल्ड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेप्लिकेशन जो होती है सेमी कंजर्वेटिव मेथड की होती है। सेमी कंजर्वेटिव कैसे है, ये प्रूफ किया था क्रिक ने, और क्रिक ने मेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टार्क ने परफॉर्म किया था। एक एक्सपेरिमेंट जो था वो कुछ इस तरह से किया था, देख सकते हैं आप यहाँ पर। इस एक्सपेरिमेंट को हम देखते हैं। देखिए फर्स्टली इन्होंने क्या लिया, एन जो था यहाँ पर डीएनए लिया, 15 डीएनए था यहाँ पे प्रेजेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए यहाँ पर 50। इसके बाद 20 मिनट्स के लिए छोड़ दिया। सेमी कंजर्वेटिव है, इसका मतलब क्या है, पेरेंटल डीएनए भी आएगा, 2 कलर में आप देख सकते हैं यहाँ पर। जनरेशन 2 आई, 40 मिनट्स के बाद ब्लेंडिंग करने के बाद यहाँ पर एप्लीकेशन करने के बाद N14 भी प्रेजेंट है, N15 14 यहाँ पर, यानी कि 2 मिक्सचर हो गए और ये दोनों पेरेंटल डीएनए प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था कि रेप्लिकेशन जो होती है 50% यानी कि सेमी कंजर्वेटिव होती है। नेक्स्ट जो था फीसिया फाबा पे ये एक्सपेरिमेंट किया था। फीसिया फाबा पे टाइलर ने एक्सपेरिमेंट किया था, ऐसा ही बिल्कुल सेम फीसिया फाबा फाबाबियंस टाइलर ने इसको एक्सपेरिमेंट को 1958 में प्रूफ कर दिया था। मशीनरी अगर हम देखें, इसके मैकेनिज्म जो था वो क्या था, रेप्लिकेशन फॉर्क की बात करते हैं। रेप्लिकेशन फॉर्क होता क्या है, रेप्लिकेशन फॉर्क के अंदर क्या है, ये देख सकते हैं 5 3 और नीचे यहाँ पे 3 5 प्रेजेंट होगा, यहाँ पर 3 5। तो 2 स्टैंड्स होते हैं इसके अंदर, आप देख सकते हैं 2 स्टैंड प्रेजेंट है यहाँ पर। कौन कौन से, एक कॉन्टीन्यूअस है, एक डिसकॉन्टीन्यूअस है। यहाँ पर लेगिंग स्टैंड, ये लीडिंग स्टैंड बोल सकते हैं आप इसको आप लेगिंग स्टैंड कहते हैं। बीच में जो ये आपको दिख रहे हैं ये फ्रेगमेंट्स होते हैं, इनको हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। कौन से फ्रेगमेंट्स, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कैसे होते हैं, वो एंजाइम्स होते हैं कौन कौन से। सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, सिंथेसाइज करेगा डीएनए का। लाइगेज जो है जोड़ने का काम यानी कि ज्वाइनिंग का काम करता है। यहाँ पर कुछ एंजाइम होते हैं जिसको हम कहते हैं टोपोआइसोमेरेज, वो अनकॉइलिंग से बचाता है, कॉइलिंग होने से यानी कि डीएनए कहीं उलझ ना जाए जब रेप्लिकेशन है, तो टोपोआइसोमेरेज उसको प्रिवेंट करता है। तो ये 3 एंजाइम होते हैं, इंपॉर्टेंट है ये तीनों। चलिए नेक्स्ट आता है ट्रांसक्रिप्शन की बात करें। ट्रांसक्रिप्शन जो होता है एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट आपके सिलेबस में है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर 3 चीज़ें होती है, एक प्रमोटर होता है, एक स्ट्रक्चरल डीएनए और एक टर्मिनेटर होता है। जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू होता है। किस तरह से होता है, देखिए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट यहाँ पर मेंशन है, प्रमोटर यहाँ पर बना है, ये देखिए प्रमोटर है, ये टर्मिनेटर है, बीच में ये टेम्पलेट स्टैंड और कोडिंग स्टैंड यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और डीएनए के अंदर। देखिए एक्सोन इंट्रोन्स होते हैं। एक्सोन क्या होता है, कोडिंग स्टैंड होता है, कोडिंग होता है, और जो इंट्रोन होता है वो नॉन कोडिंग
प्रेजेंट होता है आरएनए के अंदर। देखिए टाइप्स ऑफ आरएनए एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो सबसे पहले जो प्रोसेस शुरू होता है वो होता है इनिशिएशन से। इनिशिएशन के अंदर सबसे पहले क्या है, सिग्मा फैक्टर लगता है। सिग्मा फैक्टर इसको इनिशिएट कर देगा। ये डीएनए का स्ट्रैंड यहाँ पर बना हुआ है। इलोंगेशन में क्या है, ये देखिए आरएनए जो है यहाँ पर इलोंगेट हो रहा है, बन रहा है, बड़ा हो रहा है। टर्मिनेशन में ये यहाँ से हट गया। कैसे हटा, ये रो फैक्टर इसके ऊपर डिपेंड करता है। सिग्मा फैक्टर क्या करता है, इनिशिएशन में हेल्प, रो फैक्टर टर्मिनेशन में हेल्प करता है। इलोंगेशन यानी कि आरएनए यहाँ पर बन गया है। और एंजाइम मैंने आपको बताया डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज में हेल्प करेगा। तो ये था ट्रांसक्रिप्शन बैक्टीरिया के अंदर। अगर हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो इलोंगेशन स्टेप थोड़ा सा बड़ा हो जाता है यूकैरियोट्स के अंदर। इस यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, क्यों होता है बड़ा, क्योंकि यहाँ पर आरएनए की बजाय क्या होता है, एचएनआरएनए बनता है और एचएनआरएनए से एमआरएनए में कन्वर्ट होता है। जो एचएनआरएनए होता है उसमें एक्सोन इंट्रोन्स दोनों होते हैं। कोडिंग होता है, एक नॉन कोडिंग, देख सकते हैं आप यहाँ पे कलर के अंदर एक्सोन इंट्रोन इस तरह से बना हुआ है। इसके बाद यहाँ पर कैपिंग हो जाती है, ये देखिए यहाँ पे कैपिंग हो गई और लास्ट में यहाँ पर क्या होती है, टेलिंग हो जाती है, जिसको हम पॉली एडेनाइलेशन या पॉली ए टेल भी कहते हैं। आरएनए स्प्लाइसिंग होती है जिससे ये स्प्लाइस आउट हो जाते हैं, ये बाहर आ जाते हैं। ये क्या है, ये इंट्रोन्स है। बच क्या जाता है, सारा का सारा एक्सोन बच जाता है। एक्सोन क्या है, सारा का सारा पार्ट एमआरएनए मैसेंजर आरएनए का होता है। चलिए नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं जेनेटिक कोड की। जेनेटिक कोड 64 होते हैं। हरगोविंद खुराना ने यहाँ पर इसको डिस्क्राइब कर दिया था। इंपॉर्टेंट यहाँ पर याद करने वाली बात जो है आपके लिए वो यही है कि इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, सबसे पहले यहाँ पर AUG होता है, जो क्या होता है, स्टार्टिंग कोडोन होता है। मिथोनाइन इसको हम कोड करते हैं, देखिए AUG। स्टॉप कोडोन या नॉनसेंस कोडोन 3 होते हैं, UAA, UAG और UGA। ये 3 कोडोन जो होते हैं वो स्टॉप कोडोन प्रेजेंट होते हैं, जिसको आप पढ़ सकते हैं बहुत ही आराम से, ठीक है। तो 3, एक तो ये हो गया AUG स्टार्टिंग कोडोन होता है, UGA, UAG, UGA। देखिए ये 3 कोडोन होते हैं, ये वाले, ये तीनों ही स्टॉप कोडोन होते हैं, किसी भी प्रोसेस को ये स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, इसके कुछ फीचर की बात करें। कोडोन जो होता है ट्रिपलेट होता है, 61 कोडोन होते हैं, 3 कोड्स होते हैं इसके अंदर जो स्टॉप कोडोन होते हैं। अमीनो एसिड जो होता है वो कोडेड होता है मोर देन 1 कोडोन से, ये क्योंकि डीजनरेट होता है। यूनिवर्सल होता है, कोई पंचुकेशन नहीं होती, डुअल फंक्शन ये कैरी करता है AUG। एक तो मिथोनाइन को कोड करता है, एक जो इनिशिएटर कोडोन होता है। चलिए ये था जेनेटिक कोड। इसके बाद म्यूटेशन जैसे कि सिकल सेल एनीमिया म्यूटेशन है, यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, इसके लिए सेपरेट वीडियो हम बना देंगे। चलिए टीआरएनए यानी अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह से बात करते हैं हम। अडेप्टर मॉलिक्यूल होता है, अडेप्टर मॉलिक्यूल यानी कि इसके अंदर क्या होगा, जो आरएनए होता है वो क्या होता है, 3 टाइप का है। टीआरएनए अडेप्टर की तरह से ये काम करता है। यहाँ पर हम डायग्राम देख सकते हैं इसका टीआरएनए का। तो टीआरएनए के अंदर सबसे पहले देखिए क्या बना हुआ है यहाँ पर डायग्राम के अंदर। अगर हम बात करें तो इसका जो शेप होता है वो एक तो एल शेप भी कहते हैं इसको, और एक होता है क्लोवर लीफ शेप कहते हैं। देखिए देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इसकी डायग्राम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रेजेंट है, देखिए ये होता है एंटी कोडोन साइट और ये होती है कोडोन साइट। एमआरएनए पे कोडोन साइट होती है, यहाँ पर एंटी कोडोन साइट होती है। ये जो साइट है ये है अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसलेशन की। ट्रांसलेशन के अंदर सबसे पहले क्या होता है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है ये चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कैसे होती है, अमीनो एसाइलेशन के साथ साथ होती है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। अमीनो एसाइलेशन हो जाती है यहाँ पर, यानी कि हम कह सकते हैं कि तभी ये चार्ज होगा जब तक अमीनो एसाइलेशन नहीं होगा, और ये तभी होता है जब ये ATP प्रेजेंट होती है। इसके बाद यहाँ पर डायग्रामेटिकली देख सकते हैं कि कैसे कैसे ये काम करता है ट्रांसलेशन, यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पर mRNA कन्वर्ट होता है किसके अंदर, प्रोटीन के अंदर। ये देखिए पूरी प्रोटीन चेन बन रही है अमीनो एसिड्स की। तो ये था कोडोन, कोडिंग सीक्वेंस होती है, ये एंटीकोडोन बनते हैं, टीआरएनए स्ट्रैंड यहाँ पर बाइंड होता है टीआरएनए। ये सारे के सारे जो आप देख रहे हैं ये अमीनो एसिड्स जुड़ते रहते हैं और एक्सपेल हो जाते हैं। कब एक्सपेल होते हैं, जब यहाँ पर स्टॉप कोडोन लग जाता है। और अगर हम बात करें यूकैरियोट्स में तो कुछ अनट्रांसलेटेड रीजन होते हैं जिसको हम कहते हैं UTRs कहते हैं, अनट्रांसलेटेड, यानी यहाँ पर ट्रांसलेशन नहीं होगी। चलिए रेगुलेशन की बात करें तो यहाँ पर रेगुलेशन जो होती है लैकोपिरोन प्रोसेस होता है। लैकोपिरोन जो प्रोसेस था वो किसने दिया था, जैकब एंड मोनोड ने दिया था ये। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनी हुई है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए प्रमोटर की।
प्रमोटर होता है, इनिशिएटर होता है, प्रमोटर ओपेरोन होता है, ZYE होता है। Z डिनोट करता है बीटा गैलेक्टोसिडेज को डिनोट करता है, एसाइटाइलेज और ट्रांस देखिए ये तीनों डिनोट करते हैं। सबसे पहले बीटा गैलेक्टोसिडोज डिनोट होता है, परमीएस और ट्रांस एसिटाइलेज डिनोट करते हैं यहाँ पर हम। तो अगर हम बात करें इंड्यूसर अगर प्रेजेंट है, ठीक है, इंड्यूसर प्रेजेंट होगा तो वो इनएक्टिव क्या हो जाएगा, रिप्रेसर। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनएक्टिव हो गया रिप्रेसर। इसका मतलब क्या है, ये बाइंड नहीं हो पाएगा। बाइंड नहीं होगा तो क्या होगा, प्रोमोटर के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज फटाक से क्या करेगा, बाइंड हो जाएगा। और बाइंड होते ही ये तीनों क्या हो जाएंगे, स्विच ऑन हो जाएंगे, ठीक है। यानी लैक्टोज अगर बाइंड हो जाता है तो अगर ये प्रेजेंट नहीं है, अगर देखिए ये प्रेजेंट नहीं है, इन एब्सेंस की बात करें, एब्सेंस है रिप्रेसर के साथ, रिप्रेसर जो होता है फटाक से क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। और बाइंड होते के साथ ही क्या होगा, या तीनों स्विच ऑफ हो जाएंगे। एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर है, इसका मतलब क्या हो गई, रेगुलेशन होगी। रेगुलेशन का मतलब ही क्या, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पर रोक लगाना, इसका मतलब है, ठीक है। तो चलिए लेकोपिरोन कंसेप्ट तक हमने कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं जो है डीएनए चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। 10 मिनट की वीडियो तैयार करेंगे इसके ऊपर हम। एनसीईआरटी के जो भी इम्पॉर्टेंट जितनी भी लाइंस है उसको हम डिस्क्राइब कर लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।